सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और जितनी मांग उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार को डॉक्यूमेंट मान लिया जाए, तो फिर कहाँ मामला बनता है? भाई राहुल गांधी बिहार के लिए नहीं कहे, वो राहुल गांधी ने कल जो मामला उठाया है वो कर्नाटक का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं है। और हम लोग बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, हम लोग बिहार को देख रहे हैं। ये प्रयास है कि मोदी जी आए तो राहुल गांधी को गाली दे, राहुल गांधी आए मोदी जी को गाली दे, बिहार की बात कोई न करे। आप बताइए, मोदी जी 5 बार आए, एक बार भी बताया कि बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? क्या बताया कि बिहार में एक गांव जौनिया गंगा के गोद में समाहित हो गया? क्या आपने कोई बयान मोदी जी से सुना? मोदी जी से नहीं सुने तो आप राहुल गांधी से भी नहीं सुने। मोदी जी आकर राहुल गांधी को गाली आ रहे हैं, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। भाई उससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? तुम्हारी लड़ाई दिल्ली की है, उसको तो बिहार में क्यों लेकर आ रहे? बिहार का लड़का तो जब दिल्ली जाता है मजदूरी करने और वहां के लोग उसको अपमानित करते हैं, मारते हैं, तो ना मोदी बोलते हैं ना राहुल गांधी बोलते हैं। जब बॉम्बे में बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को मारा गया, तो एक मारने वाला राज ठाकरे टुटपुंजिया वहां का नेता है, लंपन एलिमेंट है, वो भाजपा का सहयोगी है, और दूसरा उद्धव ठाकरे वो महागठबंधन के सहयोगी है। उस पर किसी ने बोला? तो हम लोग बिहार को विषयांतर नहीं होने देना चाहते, और इसका असर ये है कि जब गुजरात ने पेंशन का मुद्दा उठाया तो आज 1100 पेंशन मिलने लगा। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव के कहने पर हुआ, तो भाई तेजस्वी यादव बीच में 3 बरस थे, डिप्टी सीएम थे ना तेजस्वी यादव, काहे ने 400 से बढ़ा के 410 कर दिया? ये जनसुराज की ताकत है, लोगों की ताकत है, एक नए विकल्प की ताकत है कि वृद्धों का पेंशन जो 20 बरस 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो आज 1100 हो गया। आशा वर्कर 2 बरस से यहाँ संघर्ष कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, उनका मानदेय बढ़ गया। आंगनबाड़ी वर्कर उनका सैलरी बढ़ गया, रसोईया की सैलरी बढ़ गई। महिलाओं को 10,000 रुपया झूठा ही देने के लिए 2 लाख रुपए का वादा किया, सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया? 2 बरस तक किसी के काम पर जू नहीं रहेगा। ये जनसुराज के साथियों ने घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराया, तो आज सरकार कह रही है कि उसमें 10,000 रुपया का पहला किस्त जारी करेगी, वो भी नहीं करेगा। वोट के समय बेवकूफ बनाने के लिए लोगों से फार्म भरवा रहा। ये जनसुराज की ताकत है कि 2015 में जो युवाओं के लिए वादा किया गया था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कम से कम 1,000 रुपया दिया जाएगा, 2 दिन पहले अभी उसकी घोषणा हुई है। लेकिन ये घोषणा सरकार नहीं कर रही है, सरकार में बैठे हुए 4 अफसर कर रहे हैं। इसका प्रमाण देखिए कि नीतीश कुमार ने अपने 15 अगस्त के भाषण में जो यहाँ पर जीविका के लिए जो घोषणा की, उस पर अफसरों ने कहा कि नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था, वो गलती से मतलब नीतीश जी के मुंह से निकल गया था। तो नीतीश जी को पता ही नहीं है, जो भ्रष्ट अफसर है वो चाहता है किसी तरह ये व्यवस्था बनी रहे ताकि लूट का दौर जो अभी चल रहा है ये आगे भी चलता रहे। यही लोग हर दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि भाई करेंगे नहीं करेंगे, किसी तरह जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लो, उसके बाद नेता को देखा जाएगा। हम लोग तो अफसर हैं, हम लोग लूटेंगे। इसलिए मेरे भाई, जनता इस बार संभल गई है, वो जान रही है कि तिजोरी का चाबी, तिजोरी को इसलिए खोला गया है ताकि जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लिया जा सके। जब गलती से भी जनता ने इनको वोट दे दिया, तो जितने भ्रष्ट हैं, मैं अराजक की बात नहीं कर रहा, ये चारों नेताओं की बात जो हुई है सब एनडीए के नेता हैं, जदयू भाजपा के नेता हैं, ये लोग अफसरों के साथ मिलकर लूट मचाए हुए हैं। बिहार में आज जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार जीवन में कभी नहीं किसी ने देखा था। और अगर निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार लोगों को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक तो पैसा पहुंच रहा है। संजय जायसवाल आप पर भी काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बोले 19 करोड़ घाटे में कंपनी 14 करोड़ नुकसान की उनको देती है, और एक और कंपनी है आप
पहले आपका भी ट्रेनिंग आरएसएस में हुआ है, आपको उत्तर दे देते हैं। जिस संजय जैसे बोले ना कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपके नेताओं को भी समझ में नहीं आएगा। जिस राम सेतु पुल की वो रामकी की बात कर रहे हैं, भैया सब लोग नोट के लिए, हमको संजय जायसवाल पूछते हो। रामकी जो है अयोध्या राम रेड्डी इस संसद में डिक्लेयर देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले सांसद हैं, जिनका डिक्लेयर्ड वेल्थ संसद के रिकॉर्ड में देख लेना 750 करोड़ है। कितना है? 750 करोड़। तो वो जो डोनेशन है वही अयोध्या राम रेड्डी ने दिया है। जो मैं बात रोज करता हूं कि हमको पैसा वो देते हैं जिनको हमने कभी मदद की है। और अयोध्या राम रेड्डी YSRCP के MP सब आते हो ना, सुनो एक बात, अरे सुनो ना यार, तो तुम सवाल किए बिना तैयारी के हम उत्तर दे रहे हैं, सुन लो। तुम भैया हो संघ के पत्रकार, सुनो तो मेरी बात, तुम संघ के पत्रकार हो, सब लोग देखो हंस रहा है, तो सवाल लाए तो उसका उत्तर सुन लो। अयोध्या राम, सुन तो लो भाई, अयोध्या रामी रेड्डी इस लोकसभा राज्यसभा के सबसे धनी, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड वेल्थ वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं। और उन्होंने अपनी एक कंपनी से जन स्वराज को डोनेट किया है, क्योंकि किसी जमाने में जब हम वहां काम करते थे तब अयोध्या रामी रेड्डी MP बने थे। समझ में आ गया? यही बोले थे ना कि हिंद महासागर में डूबोगे ना तो उसी में निपट जाओगे। आए ठीक बात है, पेंशन तो मिल नहीं रहा है। जो घोषणा हुई है, कम से कम सरकार, मैंने तो पहले कहा कि घोषणा को अफसर कर रहे हैं, इस डेस्परेशन में कर रहे हैं किसी तरह सरकार बच जाए कि हमारा सल्तनत चलता रहे। रुको भाई, अरे नहीं पहुंच रहा है तो मालूम है, लेकिन ये जो बात है कि क्या इसको जांच लिया जाए कि क्या राजद के कहने पर या उनके दबाव में हुआ है। तो भाई राजद पिछले 10 वर्षों में 3 वर्ष तो तेजस्वी यादव खुद ही डिप्टी CM थे। तो अगर उनको वृद्धों के, विकलांगों के, विधवाओं के पेंशन की चिंता थी तो जब वो डिप्टी CM थे तो 400 से बढ़ाकर 450 क्यों नहीं किया? आज क्यों ध्यान में आ रहा? ये पेंशन की बात अगर आप गंभीरता से समझना चाहते हैं, बिहार में इसकी चर्चा ही सबसे पहले प्रशांत किशोर ने की है। और हम झूठ नहीं बोलते इस बातों पर। हम जब यहाँ 2015 में थे तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं पदयात्रा में गया, मुझे ये सामने दिखा, तब मैंने ये बात कहनी शुरू की। हमको जो नहीं मालूम है पहले कहते नहीं मालूम है। 2015 में हमने बहुत घोषणा कराई, लेकिन पेंशन की बात हमने नहीं की थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को नहीं मालूम था कि नीचे 400 रुपये पेंशन मिलता है और इससे इतनी लोगों की परेशानी है। जब पदयात्रा में हम चले, लोगों की परेशानी समझ में आई, तब से हर भाषण में 3 वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि भाई 400 का पेंशन बढ़ना चाहिए। अशोक चौधरी ट्रस्ट का यूज करके 200 करोड़ रुपया घपला कर दिया। ये नहीं हो रहे, ये शब्द आपके। मैंने जो कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 2-3 वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी के खरीदने वालों में एक ऐसे ट्रस्ट का नाम है जिसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। मैंने जो कहा आप सुने नहीं, किशोर कुणाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनकी पत्नी उस ट्रस्ट की ट्रेजरर है और जियालाल आर्या उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के बहुत ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहे। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि उस ट्रस्ट के नाम पर इतना सैकड़ों करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, तो इन माननीय लोगों को, अनीता जी को, जियालाल आर्या जी को ये बताना चाहिए कि भाई हम लोग का अशोक चौधरी से कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा ट्रस्ट में कहाँ से आया है, मानव वैभव विकास न्यास में कहाँ से पैसा आया है, उनको बता देना चाहिए, ताकि उनकी जो छवि है
उससे अशोक चौधरी को न जोड़ा जाए। अशोक चौधरी कैसे बेनामी संपत्ति खरीदते हैं उसका तो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया कि अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदा, फिर पीए से अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया, पैसा नहीं दिया, जब इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो 4 वर्ष के बाद तो खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये तो पूरा आपको प्रमाण दिया। मेरे कहने का मतलब है कि एक ट्रस्ट एक्ट के तहत जो 17 में संशोधन हुआ था, जो पहले 7.5% था कि कोई भी जो टोटल प्रॉफिट का कोई भी कंपनी 7.5% ही डोनेट कर सकता है, अब है कि कितना भी कर सकता है। तो क्या आप जो सत्ता में आएंगे या कानून बनाने योग्य होंगे आप ये सब जो मेरे भाई अभी हम देखिए, मैं उस ट्रस्ट पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरा अभी भी सुनिए, वो ट्रस्ट एक्ट जो है वो केंद्र सरकार का मामला है। हम सरकार में आएंगे क्या करेंगे वो बात की बात है। हम इतनी बात कर रहे हैं कि अशोक चौधरी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये 200 करोड़ रुपए का नामी बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। उसमें जब जांच के क्रम में जो पेपर आए उसमें इस ट्रस्ट का नाम बड़े पैमाने पर दिख रहा है। तो हम उनसे आग्रह ये कर रहे हैं कि आप तो इस समाज के ईमानदार लोग हैं, ईमानदार समझे जाने वाले लोग हैं, अगर आपका नाम जैसे अशोक चौधरी की पत्नी का भी नाम उसी में है और ट्रस्ट का भी नाम उसी में है और ज्वाइंट डीड हुआ, तो ट्रस्ट को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इल्जाम अशोक चौधरी पर है। ट्रस्ट को सूचिता के हिसाब से ये मोरालिटी है कि न्यास के लोग चूंकि वो बहुत बड़े लोग हैं उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम लोग का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका मैंने एक कॉन्टेक्चुअल बात भी बताई। ये सब कुछ शुरू हुआ है जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई है। मैंने डेट बताया, सगाई हुआ और सगाई के बाद हर 10 दिन पर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का संपत्ति आप खरीद रहे हैं। तो या तो ट्रस्ट के पास बहुत पहले से सैकड़ों करोड़ रुपए थे जिसका वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनको अचानक से कहीं से इतना पैसा मिल रहा है। ये ट्रस्ट के लोगों को बताना चाहिए। प्रशांत जी, आपके पास जो भी साक्ष्य हैं नेताओं के खिलाफ में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे, क्या लीगल एक्शन? नहीं, कोर्ट में, जनता की कोर्ट में है। हमने पहले कहा हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। जनता के हित में जो जानकारी हम लोग के पास आती है, हमारे पास बोरा भर के कागज रखा हुआ और हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। नहीं सुनिए, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। आपने पिछली बार पूछा था तो हमने कहा था ये फुलझड़ी है। अब देखिए पटाखा, नीतीश कुमार का मंत्री 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी यहाँ खरीद रहा है। देखिए पटाखा की यहाँ का डिप्टी सीएम मर्डर का एक्यूज है, जेल काट के आया है, फर्जी डिग्री लगाया, वो छोड़िए मैट्रिक पासे नहीं किया। देखिए तमाशा की भाई एनडीए का मंत्री तेल चोरी कर रहा है, फर्जी वाउचर लगा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मंत्री के पास हमारे पास कागज नहीं है, सबके लिए शिकायत है। लेकिन बिहार सरकार में जो 4 सबसे भ्रष्ट नेताओं की चर्चा है, उन 4 नेताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। कर देंगे, बस दशहरा खत्म होगा और सूची के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाएंगे। भाजपा के 3 मंत्री को आपने भाजपा और जदयू नगर कर दिया, जदयू के वो किए और सब। अब आप बता दीजिए जदयू में किसका सुनना चाहते हैं। आप लोग पत्रकार लोग बता दीजिए, उसी का नई बात जारी कर दिया जाए। अब आप हम लोग तो पब्लिक डिमांड पर बताते हैं। लोग कहते हैं भैया मंगल पांडे के बारे में बोलिए, बहुत चोरी कर रहा है, तो बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? बिहार अधिकार यात्रा में देखिए, मैंने पहले कहा है कि राजद और तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। कल मैंने भी एक वीडियो देखा है और आपके माध्यम से इस बात को अच्छा हुआ आपने उठाया। मेरे भाई, कलम हम लोग के लिए सरस्वती है। हर बच्चे के लिए हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे माँ सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों माँ सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नौवा फेल रहते।
लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर अब कलम के का लालच दे रहा है। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही, तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होकर कलम फेंक रहा है ऐसे, कलम को फेंक, हम लोग पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है, बच्चों में अभी भी आदत है, गिरा हुआ पेपर रास्ते में मिलता है, आदमी उसको उठाकर सर पर लगाता है, सरस्वती को प्रणाम करता है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ सरस्वती के का वरदान ही नहीं। राजद पर बोलने की क्या जरूरत है? बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राजद का कैरेक्टर क्या है, राजद में किस तरह के लोग हैं। सब जानता है कि ये लोग चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, अपहरण, रंगदारी, कट्टाबाजी, जमीन कब्जा, यही ये सब करता है। उन पर आरोप लगा, उनको जेल हुई, वो आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सत्ता से हटा दिए गए। लेकिन भाई जो लोग सत्ता में बैठा है वो इसलिए तो नहीं बन सकते हैं कि राजद वाले बहुत खराब है, तुम तो भाई उनसे भी ज्यादा खराब हो। इसका मेरे भाई ऐसा है, आप भी लोग कहते हैं मोदी इतने शक्तिशाली लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोगों ने कहा अमित शाह बहुत देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं, वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा लंबे समय से हैं। तो आप सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? आपके हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। सीमा की सुरक्षा, घुसपैठियों का आना और नहीं आना केंद्र सरकार के हाथ में है। बीएसएफ किसके हाथ में है? गृह मंत्री के अधीन है। तो 15 साल से सरकार किसकी है? तो पहले ये बताएं कि शरणार्थी 15 वर्ष पहले आया था कि अभी आया है? अगर अभी आया है तो सीधा दोष लगेगा भैया अमित शाह पर, मोदी पर और नीतीश कुमार पर। और अगर पहले आया था तो 15 साल से तुम कर क्या रहे हो? तुम तो रोज कह रहे हो हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो कि सारे शरणार्थियों को, रोहिंग्या को मार के भगा देंगे। तो 15 साल से भगाए क्यों नहीं? आपके रहते हुए किशनगंज में बांग्लादेश से आदमी आके रह रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। तो मानो कि तुम इतने कमजोर गृह मंत्री हो कि तुम्हारे अंदर सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है? आप बताइए, बिहार में शरणार्थी मुद्दा है कि रोजगार मुद्दा? बिहार में हिंदू मुसलमान मुद्दा है कि पलायन मुद्दा? बिहार में हिंदू मुसलमान मुद्दा है कि बाढ़ मुद्दा? आप देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।